हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय यूनाइटेड नेशंस की सिटी न्यूयॉर्क में चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का 76th सेशन। यहाँ पे आप देखोगे ये है यूएन की जनरल असेंबली। इस तरीके से यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं यहाँ पर आते हैं, स्पीच देते हैं, जो अपने थॉट्स है दुनिया के बारे में शेयर करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर गए हैं, ये भी यहाँ पर स्पीच देंगे। उसके बाद क्वाड का जो समिट है वो भी अटेंड करेंगे। नाउ इस दौरान रिसेंटली क्या हुआ कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोआन, ये यहाँ पर खड़े हुए यूएन की जनरल असेंबली में और फिर से कश्मीर का इशू रेज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है टर्किश प्रेसिडेंट अगेन। अब आर्टिकल 370 को हटे हुए इतना समय हो गया, मगर आज भी आप अगर देखो तो टर्की लगातार हर साल कश्मीर का इशू रेज कर देता है यूएन की जनरल असेंबली में। मगर इंटरेस्टिंगली इस बार इंडिया ने हिट बैक किया है टर्की को साइप्रस के इशू को लेकर। नाउ ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि साइप्रस को लेकर भारत, पाकिस्तान और टर्की की जो पोजीशंस हैं ये क्या है और इन द फ्यूचर हम क्या स्टेप्स चल सकते हैं टर्की को एक स्ट्रॉन्गर मैसेज भेजने के लिए कि कश्मीर का इशू बार बार रेस मत करिए, कश्मीर इज इंडियाज इंटरनल मैटर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1 सितंबर, 15 सितंबर, 7 अक्टूबर या फिर 21 सितंबर। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे, मगर मेरे हिसाब से मॉडर्न टाइम्स में आर्टिकल 370 का जो रिमूवल है इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं था। बहुत ज़्यादा ब्रेवरी चाहिए थी इसके लिए। और आप देखें उसके बाद से लगातार कई कंट्रीज़ की तरफ से भारत पे प्रेशर भी आया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इनिशियली आपको याद होगा कि 2019-20 में बार बार मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान और चाइना, इन 4 कंट्रीज़ ने बहुत प्रेशर डाला भारत पर कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ, और कश्मीर का इशू बार बार इंटरनेशनली रेज किया गया। अब चाइना काफी हद तक चुप हो चुका है इस इशू को लेकर, मलेशिया चुप हो चुका है। 2 देश बचे हैं जो बार बार ये इशू रेज कर रहे हैं, टर्की और पाकिस्तान। टर्की भी मैं कहूंगा कुछ हद तक अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, मार्जिनली सॉफ्ट हो गए हैं ये लोग, क्योंकि 2019 और 2020 में देखो तो एर्दोआन ने लिटरली यूएन की जनरल असेंबली में ये कह दिया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन है, इंडिया यहाँ पर जो कर रहा है वो गलत है, जो एट्रोसिटीज हो रही है कश्मीर के लोगों पर ये गलत है। ये यहाँ पर टर्की के प्रेसिडेंट ने कह दिया था। मगर इस बार अपनी टोन थोड़ी सी कंट्रोल करते हुए टर्की ने यह कहा है कि हम अपना स्टांस मेंटेन करते हैं कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, मगर साथ साथ इन्होंने ये ऐड कर दिया कि इनके हिसाब से कश्मीर का इशू अगर रिजॉल्व करना है तो भारत और पाकिस्तान आपस में वार्तालाप करके ही करेंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा ये लोग बार बार कश्मीर का मुद्दा ही क्यों उठाते हैं, जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है वो क्यों नहीं उठाते? तो इस बार सरप्राइजिंगली टर्किश प्रेसिडेंट ने ओपनली उइगुर मुस्लिम्स का भी इशू उठा दिया और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका इशू भी उठा दिया। टर्की आज के समय कोशिश ये कर रहा है कि सऊदी अरेबिया को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दे एज द मेन वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उस इशू को लेकर, हालांकि मैं ये कहूँगा जब ये चाइना की बात करते हैं बहुत अदब, बहुत सम्मान से, ऑलमोस्ट के गुस्ताखी तो नहीं कर रही है हुजूर की शान में, इस टाइप की जो कमेंट्स है ये करते हैं। टर्की ने यहाँ पर यह कहा कि विद इन चाइनाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर्सपेक्टिव, ये जो शब्द है भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मगर यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना की जो अखंडता है इसको हम ध्यान में रखते हुए हमारा ये मानना है कि उइगुर मुस्लिम्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा और काम करना चाहिए। तो दबे शब्दों में ही सही एक बार को इन्होंने यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है ये रेस किया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि टर्की ओपनली ये इशू क्यों रेस कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन है टर्की के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट पे बहुत प्रेशर बनाया कि यहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके सपोर्ट में कुछ बोलो, क्योंकि आप अगर देखो तो एथनिकली जो उइगुर मुस्लिम्स हैं वो भी टर्क्स हैं, टर्की के लोग भी टर्क्स हैं, तो एक एथनिसिटी की बात यहाँ पे आ जाती है। इस टॉपिक पर मैंने काफी समय पहले अप्रैल 2021 में एक वीडियो बनाई थी, व्हाई इज टर्की एंग्री एट चाइना। बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप समझना चाहते हैं टर्की और उइगुर मुस्लिम्स के रिलेशन को, ये वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से टर्किश प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट देखें तो चाहे इनकी स्टेटमेंट सॉफ्ट हुई हो, मगर फिर से ये इंडिया के इंटरनल मैटर पे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं एट द यूएन जनरल असेंबली। इंडिया ने इसके जवाब में सीधा एक बहुत ही बड़ा स्टेप चला। जैसे ही टर्किश प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई उसके कुछ ही घंटों बाद भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने मीटिंग करी साइप्रस के विदेश मंत्री से और ये कहा कि भारत साइप्रस को सपोर्ट करता है
और टर्की को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया ने पहली बार ऐड कर दी है और ये स्टेटमेंट टर्की को डेफिनेटली चुभेगी। नाउ ये यहाँ पर इशू क्या है थोड़ा सा समझ लो। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखोगे ये है टर्की। टर्की के यहाँ पर साउथ में आपको मिलेगा ये टापू जिसका नाम है साइप्रस। नाउ साइप्रस में क्या हुआ था कि 1974 में टर्की ने भेजी अपनी आर्मी और जो ये ऊपर का पार्ट है यहाँ पे नॉर्थ का पार्ट ये कब्जा लिया और एक देश बना दिया यहाँ पर। टर्की आज के समय कहता है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये है नॉर्थ साइप्रस। ये देश टर्की ने आज़ाद करवा दिया इनके हिसाब से 1974 में। और टर्की जो नीचे का साइप्रस है ना यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस इसको मानता नहीं है एक कंट्री। टर्की कहता है कि ये जब तक अपना नाम चेंज नहीं करेगा साउथ साइप्रस पे तब तक हम इस कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सारे देश सिवाय टर्की के साइप्रस को कंप्लीटली एक वन कंट्री मानते हैं और नॉर्थ साइप्रस को दुनिया का कोई भी देश सिवाय टर्की के एक्सेप्ट नहीं करता। नाउ इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए अच्छा आइलैंड को कब्जाया गया। टर्की अब कह रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस नाम का देश है इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानती। अब रिसेंटली क्या हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन यहाँ पर कैसे आ गए। टर्की ने क्या किया कि बिल्कुल जो बॉर्डर है साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस की एक जो भी आप कह लीजिए बॉर्डर तो अब दुनिया मान के चलती है क्योंकि जो टर्की की आर्मी है वहां पर आज भी उनके जो सोल्जर्स हैं मौजूद है वहां पर। तो यूएन के रेजोल्यूशन ने यह कहा था कि बॉर्डर के आसपास के जो एरिया है वहां पर कोई भी हरकत नहीं होगी, वहां पर टर्की किसी टाउन को छेड़ेगा नहीं। अब टर्की ने यहाँ पर क्या किया कि एक टाउन है यहाँ पर वरोशा करके, यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल जो ये बॉर्डर है नॉर्थ साइप्रस और टर्की की वहां पर एक अबैंडन टाउन था, कोई वहां पर रहता नहीं था। अब टर्की कह रहा है कि इस टाउन को ये बसाएंगे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 15-0 का वोट किया और यह कहा कि टर्की को यह नहीं करना चाहिए, इससे कंट्रीज के रिलेशंस खराब होंगे और ओवरऑल रीजन में अस्थिरता भी आएगी। तो इंडिया ने एक तरीके से यहां पर कर दी टर्की की आलोचना कि डिस्प्यूटेड एरिया से ऑल टुगेदर दूर रहो। दूसरा यहां पर इशू यह आता है कि इन द फ्यूचर टर्की का प्लान ये है कि और कंट्रीज से भी नॉर्दर्न साइप्रस को ये रिकॉग्निशन दिलवाएं। अभी के लिए आप अगर देखो तो जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है ना उसको ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश मानता है। चाइना मानता है, इंडिया मानता है, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ कंट्रीज हैं जिनकी वहां पर एम्बेसी है मगर एम्बेसी ऑपरेट करती नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान दोस्ती निभाता है टर्की के साथ, तो टर्की जिस कंट्री को मानेगा ही नहीं तो वहां पर ये लोग अपनी जो एम्बेसी है ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करते नहीं है। नाउ टर्की का प्लान यहाँ पर ये है कि जो ऊपर का पार्ट था ना नॉर्दर्न साइप्रस उस देश को तो आज के समय सिर्फ टर्की मानता है। तो टर्की चाहता है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान सेकंड कंट्री बन जाए नॉर्दर्न साइप्रस को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने वाला, और पाकिस्तान इस पर विचार कर भी रहा है। रिसेंटली नॉर्दर्न साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है जो टर्की के सिवाय किसी कंट्री में नहीं जाते वो रिसेंटली गए थे पाकिस्तान में एक विजिट करने के लिए। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान कश्मीर के सपोर्ट के बदले एक बार को नॉर्दर्न साइप्रस को एक्सेप्टेंस दे दे। ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा मूव होगा और उस टाइम इंडिया को ऑब्वियसली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की सपोर्ट में आना होगा और ओपनली कहना होगा कि इंडिया कभी भी नॉर्दर्न साइप्रस को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारी पॉलिसी है कि पुश अस एंड वी विल पुश यू बैक 1000 टाइम्स। टर्की अगर कश्मीर का नाम यहां पर लेगा तो हम लोग साइप्रस का जो इशू है वो प्रॉपरली उठाएंगे। और अभी तो हम टर्की के अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं रहे। जो हमारा कैलिबर है, जो हमारे पास अभी पावर है आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस पे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके और कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट करके। मगर आई थिंक जिस तरीके से मलेशिया एक टाइम पर चुप हो गया था, टर्की भी आने वाले 1 या 2 साल में आप देखेंगे चुप हो जाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली यूएन इंटरनेशनल पीस डे कब ऑब्जर्व किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 21 सितंबर इज द राइट आंसर। और ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 21 सितंबर को ही हर साल यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन है ये ओपन होता है और वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आके अपने जो स्पीच हैं ये देना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और इस बार का जो ये डे था इसका एक थीम भी है। थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की एसएससी बैंक सेल का।
सिंपली यहाँ पर जाओ unacademy.com पे चूज करो एसएससी या फिर बैंक एग्जाम को। दोनों के जो लिंक है बाय द वे, एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, दोनों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप अगर देखो तो जो रेगुलर प्राइस होता है इन कोर्सेज का, वो अगर होता है 2 साल का 7,800 रुपीज, अभी के लिए ये प्राइस कम होके 6,000 से भी कम हो चुका है। ये प्राइस 12 बजे के बाद वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब तक ये प्राइसेस कम है, यू कैन बाय दीज कोर्सेज। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।